आप देख रहे हैं 10 कदम, आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मिर्जापुर से आ रही है, जहां पर सड़क के किनारे 3 शव पड़े मिले हैं। तीनों शव खून से लथपथ मिले हैं। पुलिस तीनों शवों की पहचान करने में जुटी हुई है। तीनों शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पहली नजर में पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच पड़ताल कर रही है। तीनों शव चुनार थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वाराणसी रोड से बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां पर सड़क के किनारे 3 शव बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों शव खून से लथपथ मिले हैं। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानकर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मिर्जापुर वाराणसी रोड पर ये शव बरामद किए गए हैं। मिर्जापुर से हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? हुए हैं और सड़क के किनारे फेंके हुए मिले हैं। तीनों की ये हत्या की पूरी तरह से आशंका है कि ये हत्या की गई है। जिस तरह से खून चार तरफ फैला हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। ये आपको बता दें कि मिर्जापुर और वाराणसी का ये क्षेत्र है, इसलिए ये कहा जाता है कि मिर्जापुर एक शव फेंकने का गढ़ हो चुका है। इसके पहले भी 200 यहाँ पे बरामद हो चुके हैं। आज 300 बरामद होते हैं। वो सुनसान पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में सवाल पुलिस पे खड़े होते हैं कि आखिर में पुलिस गश्त क्यों नहीं करती है रात को। आखिर कैसे शव को यहाँ फेंक कर चला जाया जाता है और पुलिस करती क्या है। रात को जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की फोर्स की ड्यूटी लगाई जाती है जो रात भर गश्त करे, वो कहाँ पे थी, सवाल इस पे खड़े होते हैं। दूसरी चीज इसमें एक बड़ी बात है कि इसके पहले जो 2 शव मिले थे वो हिस्ट्री सीटर उसमें से एक था, जिसमें कि बनारस से उसकी हत्या करके यहाँ पे लाके फेंक दिया गया था। सेम टू सेम जैसे देखने में लग रहा है कि वही चीज इसमें भी देखने को लगभग कहीं न कहीं है कि तीनों शव जो है वो हत्या करके फेंक दी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि वो निजी काम से नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के काम से आए थे। उनके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक के स्टाफ भी थे। यूपी सरकार से बाकायदा इसकी इजाजत भी ली गई थी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के जेल मंत्री की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वो निजी काम से नहीं गए थे बल्कि यूपी सरकार की परमिशन से कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक के स्टाफ के साथ वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए। मेरा जो है वो दौरा जो है, अगर इंसारी के लिए कंसर्न होता तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मेरे साथ ना जाता, फिर जेल डिपार्टमेंट मेरे साथ जाता। दूसरी बात, अगर मैंने इंसारी की फैमिली को मिलना है तो वहाँ चंडीगढ़ मिलूंगा। मैं जब वहाँ जाकर क्यों मिलूंगा? वहाँ कोई बीमार तो नहीं है उसकी फैमिली का, तो मेरे को यहाँ मिलना ठीक रहेगा कि वहाँ जाकर मिलना ठीक रहेगा? ये तो उनका द्वालियापन है। और मेरा ख्याल है कि जो उनकी इतनी गिरी हुई सोच और पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ इंसानियत से गिरा हुआ उन्होंने आरोप लगाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज सोनभद्र और मिर्जापुर का दौरा करेंगे। सोनभद्र में वो सेवा कुंज के हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे और साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर भी जाएंगे। तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सोनभद्र के साथ साथ मिर्जापुर भी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शाम को वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे और उनका पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता देते हैं। 10:30 बजे उनको सोनभद्र पहुंचना है। वहां पर वो सेवा कुंज के एक हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे, वनवासी समाज के लोगों को संबोधित भी करेंगे कार्यक्रम में और उसके बाद फिर मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन भी करेंगे। इससे पहले कल वो वाराणसी में थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। उसके बाद वो गंगा आरती में भी शामिल हुए दशाश्वमेध घाट पर, और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी बारीकियों को भी उन्होंने जाना और परखा है। और राष्ट्रपति के आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से, जो कि विंध्यवासिनी मंदिर पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं शुरुआत सुमित आपसे ही करूंगा, कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पहुंचने जा रहे हैं। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पूरे विंध्याचल परिसर को सजाया गया है। मां विंध्यवासिनी के प्रति रामनाथ कोविंद का आस्था हमेशा से रहा है और वो इसके पहले भी वो आते थे। यहीं पे एक खत्री धर्मशाला था, वो वहाँ रुकते थे और मां विंध्यवासिनी का पूजन अर्चन करते थे। तो इसके राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हालांकि आगमन हो रहा है राष्ट्रपति का। इससे जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जब यहाँ पे नहीं थे, उसके पहले जब ये आते थे तो तमाम यहाँ पे जो पुरोहित लोग थे उनसे मिलते थे। राष्ट्रपति यहाँ आएंगे, मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है 300 करोड़ के लगभग के ऊपर का विंध्य कॉरिडोर को देखेंगे कि ऐतिहासिक जो विंध्य कॉरिडोर बन रहा है वाराणसी कॉरिडोर की तर्ज पर, उसको भी निरीक्षण करेंगे, उसको भी देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी एक बड़ी इच्छा थी और इनकी आस्था थी मां विंध्यवासिनी दरबार से कि इसको और विकसित किया जाए। तो आज वो देखेंगे कि मां विंध्यवासिनी दरबार कैसे विकसित हो रहा है, अगल बगल क्षेत्र को और सजाया जा रहा है, तो वो उनको और खुशी मिलेगी। इसको लेकर के यहाँ पे तैयारियों की बात करें तो भारी भरकम फोर्स लगाई गई है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। हालांकि अभी दर्शनार्थी जो हैं ये देखिए दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जब वो रामनाथ कोविंद जी आएंगे उसके पहले से ही दर्शनार्थियों को रोक लगा दी जाएगी। वो दर्शनार्थी उतनी देर के लिए दर्शन नहीं कर सकेंगे। अभी देखिए मंदिर के ये सामने मां विंध्यवासिनी का वो कपाट है, हम वहीं पे खड़े हुए हैं, वो देखिए भीड़ है, लेकिन रामनाथ कोविंद आने से पहले ही ये पूरे श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए रोका जाएगा और सिक्योरिटी को रीजन से उनको रोका जाएगा। उसके वो दर्शन करेंगे लगभग आधा। ठीक है सुमित, आप बने रहे हमारे साथ, आएंगे हम आपके पास, फिर से आएंगे। उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, 10:30 बजे राष्ट्रपति को सोनभद्र पहुंचना है, वाराणसी से क्या अपडेट है, वहां से रवाना हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए वाराणसी से कुछ देर में जो है राष्ट्रपति रवाना होंगे और जो बता दें कि एक तरीके से राष्ट्रपति की धार्मिक यात्रा है। कल जिस तरीके से पहले बाबा दरबार, फिर गंगधार और अब शक्ति के दरबार राष्ट्रपति आज जाएंगे और उनके साथ सन्यासी और संत के रूप में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो शिव के बाद आज शक्ति की आराधना राष्ट्रपति करने जा रहे हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार है और इस पूरी यात्रा के कई सारे मायने हैं। जैसे अगर आप धार्मिक लिहाज से देखिए तो कल उन्होंने न केवल गंगा आरती में शामिल हुए, बल्कि जो वाराणसी के जो धार्मिक क्षेत्र से हों, सामाजिक क्षेत्र से हों, साहित्य क्षेत्र से, उन लोगों से मुलाकात करते हुए गंगा आरती और यहाँ के जो होने वाली गंगा आरती को लेकर कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने विश्वनाथ की नई काशी भी देखी, जो विश्वनाथ धाम बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको भी देखा। तो आज वो विंध्यवासिनी जाएंगे। तो एक तरीके से इसके पूर्वांचल में कई सारे मायने हैं, महत्व है। अब आज सोनभद्र में जो उनका कार्यक्रम है उसके भी कई सारे महत्व, चूंकि वो एक जो है वहाँ पे आदिवासी इलाका है जहाँ पर वो जा रहे हैं, जनजातीय समूह बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहता है। ठीक है उपेंद्र, जहाँ पर वो जा रहे हैं वहीं से रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनभद्र से, उनके पास चलते हैं। रंगेश, क्या अपडेट आपके पास, कैसी तैयारियां वहाँ पर, कब तक पहुँच जाएंगे महामहिम राष्ट्रपति? फिर वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे विभिन्न योजनाओं में शामिल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जो लखनऊ से, जहां पर 15 मार्च को यानी सोमवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और उससे पहले आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। 15 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ करेंगे और उससे पहले आज बीजेपी नेता और मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद बैठक में चिंतन मंथन किया जाएगा, एजेंडा सेट होगा कल कार्य समिति की बैठक को लेकर। क्या तैयारी रहेगी आज कार्य समिति की बैठक? दरअसल कार्य समिति की बैठक से पहले हमारे प्रदेश नेतृत्व ने तय किया था कि लखनऊ में जितनी भी प्रतिमाएं महापुरुषों की लगी हैं उनको सफाई करके और उसके बाद हम लोग पुष्प अर्चन माल्यार्पण करेंगे। उसी के तहत आज हमने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर अभी पुष्प अर्चन माल्यार्पण किया है और लखनऊ की जितनी भी ऐसी प्रतिमाएं हैं सब जगह सफाई और माल्यार्पण और पुष्प अर्चन चलेगा। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार
आने वाले 1 वर्ष में क्या करने वाली है और 4 वर्षों में क्या क्या किया है, इनके साथ साथ अन्य गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। सर, बात करें क्या मुख्य एजेंडा रहेगा आज होने वाली बैठक में? अभी इसको हमें मतलब जानकारी नहीं है और जैसे ही ये हमारी जानकारी में आएगा मैं आपको बताऊंगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने सुना कि मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि आज सभी महापुरुषों के जितने भी यहाँ पर राजधानी लखनऊ में है उस पर माल्यार्पण की पूरी तरीके से माल्यार्पण किया जाएगा और साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दोपहर में होने वाली बैठक में क्या एजेंडा बीजेपी लेकर के आती है, जिससे देश का और साथ साथ प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की तुलना कौरवों से की थी। वो नवचयनित खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। इसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में बिना भेदभाव और बिना लेन देन के नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन 2012 से 2017 के बीच एक खानदान था जिन्हें अलग अलग भर्तियां आवंटित कर दी जाती थीं। सीएम योगी ने कहा कि जैसे कौरवों ने महाभारत में भारत की प्रगति रोकी थी, वैसे ही एक खानदान प्रदेश की प्रगति में बाधक बना। 2017 के पहले होता था, कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। और एक बड़ी खबर जालौन से है, जहां पर अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने सिपाहियों के साथ हाथापाई की है। यह घटना कालपी कोतवाली के गांव शाहजहांपुर की है, जहां पर पुलिस टीम पहुंची थी अवैध शराब की बिक्री पर छापेमारी करने। और इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत की कोशिश की, उनको समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन आप देखिए कैसे लोगों की भीड़ पुलिस के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई और इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और मारपीट भी की गई। आपने सुना होगा, अक्सर उम्रदराज और फिट लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। आज हम आपको 125 साल का दावा करने वाले एक बुजुर्ग को शीर्षासन करते हुए दिखाएंगे। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर उन्हें विश्व के सबसे उम्रदराज शख्स के रूप में मान्यता दे सकता है। आप भी 125 साल वाले बाबा से मिलिए। उम्मीद है कि आप भी इनकी फिटनेस से प्रेरणा लेंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई 125 साल का व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा? और अगर आपको ये बताया जाए कि 125 साल के स्वामी शिवानंद योग विद्या में पारंगत है, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि 125 साल के स्वामी शिवानंद उम्र के इस पड़ाव पर भी शीर्षासन जैसे कठिन योग मुद्रा में भी काफी समय तक बने रहते हैं। वाराणसी के रहने वाले स्वामी शिवानंद के शिष्यों का दावा है कि वो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और पूरी तरह से ठीक हैं। विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में उनका नाम दर्ज कराने के लिए उनके शिष्यों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन भी किया है। गोरखपुर के आरोग्य मंदिर में अपने शिष्यों के साथ घूमने आए स्वामी शिवानंद यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं। जब लोग उनके 125 साल के दावे पर कुछ हिचके तो उन्होंने आधार कार्ड और पासपोर्ट निकाल कर दिखा दिया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 8 अगस्त 1896 दर्ज है। स्वामी शिवानंद मीडिया से दूरी बनाए रहते हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि इंद्रियों पर नियंत्रण, संतुलित दिनचर्या, सादा और उबला भोजन और योग की वजह से वो इस उम्र में भी योग कर पाते हैं। वो ज्यादातर मौन रहते हैं और खाने में तेल का इस्तेमाल नहीं करते। सुबह 3 बजे उठना और रात 9 बजे से पहले सो जाना उन्हें सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। हमारा नाम है स्वामी शिवानंद, उम्र 125। I get up on my bed 3 o'clock, then I go to the latrine and take bath and morning walk for 1 hour. Then I take exercise, then I puja. In this way, whole life, whole day. वो लोगों को भी सलाह देते हैं कि खाने में तेल, नमक और चीनी का जितना कम इस्तेमाल करेंगे, उतने ही डॉक्टर से दूर रहेंगे।
बताया जाता है कि उनके गरीब माता पिता ने उन्हें बचपन में एक साधु को सौंप दिया, जिसके बाद से वो बचपन से ही सन्यासियों वाला जीवन जीने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ज़रूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है।